नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी ने फॉर्म भर लिया होगा उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा का और अपनी तैयारी को शुरू कर दिया होगा। अभी भी दोस्तों लास्ट डेट 20 जनवरी को है और उससे पहले काफ़ी सारे प्रश्न आपके द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आज दोस्तों मैं एक अंतिम ये एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपके सभी कमेंट्स के जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि अब दोस्तों समय नहीं रह गया है और लास्ट डेट से पहले पहले दोस्तों आपको अपने फॉर्म को भर लेना है। आपके सभी सवालों के दोस्तों जवाब देंगे, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ कि लगातार आपके प्रश्न बीच में पूछे जा रहे हैं। मैं उन कमेंट्स के जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि दोस्तों बीच में मैं भी काफ़ी व्यस्त था। आज 10-12 दिन के बाद इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो रही है और अब इसके बाद दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर कुछ वैल्यूबल कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाया जाए, कुछ अच्छा आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए इस चैनल पर भी और हमारा जो मेन चैनल है जैन की मैथमेटिक्स उस पर भी। वहाँ पर तो दोस्तों वैसे भी हम लेक्चरर मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं वो अपलोड कर रहे हैं। वहाँ पर आप देखिएगा कि सीरीज़ चल रही है दोस्तों, जहाँ पर हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ करवा रहे हैं। बेसिकली वहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। फर्स्ट पेपर के करवा रहे हैं, उसके बाद फिर आपको सेकंड पेपर के भी प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके अलावा आप हमारी क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस की एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको दोस्तों वैल्यूबल कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल प्रवक्ता गणित का वहाँ पर आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कुछ समय बाद हो सकता है कि मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिले, बट इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपके जितने भी प्रश्न उनको उठाएंगे, फटाफट से इनके आंसर देंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं। और कोशिश ये करिएगा दोस्तों कि आज कल परसों में आप अपना फॉर्म भर लीजिए। 20 तारीख तक दोस्तों लास्ट डेट है। लास्ट डेट में हो सकता है कि कुछ सर्वर की प्रॉब्लम हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो फिर उस केस में आपका जो फॉर्म है दोस्तों मिस हो जाएगा। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी मिस हो जाएगी, तो इसलिए देरी ना करें। तो चलिए पहला जो प्रश्न है, देखिए क्या लिखते हैं। राखी भट्ट लिखती हैं, सर मेरा एलटी में सिलेक्शन हो गया है बट जब फॉर्म भरा तब अनएम्प्लॉयड थी, क्या फॉर्म दोबारा भरना होगा? तो देखिए मैं आपको, देखिए आपका एलटी में सिलेक्शन हो गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपने फॉर्म भरा था उस समय की कंडीशन अनएम्प्लॉयड थी तो वही चलेगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इन केस अगर आपको कोई करेक्शन करना है तभी फॉर्म भरे, अदरवाइज कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट पढ़ेंगे। ये भी एक और कमेंट है रवि उपाध्याय जी का। ये कह रहे हैं सर पहले ईडब्ल्यूएस से भरा था, अब एलटी में हो गया सिलेक्शन, तो अब जनरल से भरना होगा दोबारा। ये इसकी दोस्तों आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका एलटी में सिलेक्शन हो गया है तो आपको दोबारा से फॉर्म भरने की भी आवश्यकता नहीं है और आपका वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर भी चलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। आपको जनरल से भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय पर आपका ईडब्ल्यूएस वैलिड था तो वो अभी भी वैलिड रहेगा। ओके, तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद दिव्या पांडे जी कहती हैं सर पहले मैंने फॉर्म फिल किया था जिसकी पीडीएफ भी मेरे पास है, बट अभी लॉगिन करने पर यूज़र नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, तो क्या न्यू फॉर्म फिल करना पड़ेगा? देखिए ये समस्या कई लोगों के संग आ रही है, लेकिन अगर आपके पास पीडीएफ है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था और जो पीडीएफ जनरेट होगी तो उसमें आपका जो प्रॉपर तरीके से आपके पास सारी डिटेल्स उसमें मौजूद होगी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यूज़र नॉट एग्जिस्ट की प्रॉब्लम्स को मैंने पहले भी एक डेमो वीडियो के माध्यम से सुलझाया था, जिसमें बताया था कि मैंने आप किस तरह से अपने पुराने फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और फॉरगेट पासवर्ड करिए, तो उसके बाद आप अपने फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो फिर आप इसके रिगार्डिंग एक बार कैफ़े में जाके मदद ले लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ें सामने सामने पर हम समझ पाते हैं कि आप क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं। तब भी ना हो पाए तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, यूकेपीएससी को एक मेल लिख सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है। इसके बाद महेंद्र बिश जी कहते हैं हेलो सर, आई फील्ड form way back in 2024, but I just want to know if I want to change my employment status from no to yes, then what could be the procedure? Sir, as I'll get some reservation as a government employee, so I want to know about it, please tell. देखिए पहली बात तो ये है कि आपको अपना स्टेटस को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर जवाब दे दिया है कि आपका जो भी स्टेटस उस समय पर था, तो उस समय पर आप अनएम्प्लॉयड थे,
तो आप नो ही लिखेंगे, यस लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको दोबारा से फॉर्म को आप मतलब रिजेक्ट करेंगे, देन उसके बाद फिर दोबारा से भरेंगे, तो ये इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो क्या कोई रिजर्वेशन मिलता है? इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को काहे का रिजर्वेशन, उत्तराखंड में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है आपको। इसके बाद एक और है जो कि हैं आकांक्षा भट्ट। ये पूछ रही हैं, गुड मॉर्निंग सर। सर अब जो एडिट वाली डेट आएगी उसमें जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था वो भी अपना फॉर्म एडिट कर सकेंगे क्या? मुझे सर्टिफिकेट इशू डेट करेक्ट करनी है तो ये हो जाएगा क्या? तो देखो मैं आकांक्षा जी, आप एक चीज़ समझ लीजिए, उन्हीं का करेक्शन होगा जो उन्होंने इस समय पर फॉर्म भरा होगा। आपके लिए करेक्शन विंडो पहले उस समय पर खुली होगी। तो अब आपको अगर करेक्शन करना है फॉर्म में किसी भी तरह का, तो आपको पहले अपना जो फॉर्म है वो कैंसिल करना पड़ेगा, दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। जो करेक्शन विंडो खुलेगी, जो अभी के फॉर्म होंगे जिन्होंने अभी भरा है फॉर्म, उनके लिए वो करेक्शन विंडो खुलेगी। तो आप ध्यान रखें कि करेक्शन विंडो केवल और केवल जो अभी जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए खुलने वाली है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद अगला है सलोनी पाल जी, कहती हैं, सर जब 2024 में फॉर्म फिल किया था तब मैं अनमैरिड थी और अब मेरी वेडिंग हो गई, तो क्या दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अनमैरिड थे तो उस समय पर अनमैरिड थे, अभी मैरिड थे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला है जो बंटी कुमार जी, वो कहते हैं, हेलो सर, मैंने एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन में नो किया था क्योंकि पिछली बार जब मैंने फॉर्म भरा था तो मेरे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की डेट कुछ ही दिन पहले ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मैं रिन्यू नहीं करवाया। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी फॉर्म में, और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी देखिए, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी नहीं चलता है। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं तो भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, 10th और 12th उत्तराखंड से किया हुआ है तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट तक की डेट उस समय पर जब आपने फॉर्म भरा था तो देन कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप रिन्यू ना भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना कोई मैंडेटरी नहीं है, उसके बदले 3 ऑप्शंस वहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप जो प्रवक्ता का फॉर्म आया है, एडवर्टीजमेंट आया, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो उसमें 3 कंडीशन में से एक कंडीशन को कोई भी फुलफ़िल कर रहे होंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ओके। इसके बाद उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम होना ज़रूरी है क्या? मैं दिल्ली में रहती हूँ और केवल डोमिसाइल है मेरे पास, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम नहीं है। तो देखिए वही जवाब है, एम्प्लॉयमेंट में ऑफिस में नाम होना जरूरी नहीं है। अगर आप उत्तराखंड का डोमिसाइल है, आपके पास यहाँ के स्थायी निवासी हैं, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। मैंने पहले बोला 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो चल जाएगा। इसके बाद सर जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आरक्षण के लिए ओबीसी और एससी वाले अब जनरल कैटेगरी का दावा नहीं कर सकते, क्या लेक्चरर में भी लागू होगा? एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जब उसको राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करेगी उसके बाद ही वह सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी फैसला आता है तो उसको यहाँ पर राज्य सरकार जब कोऑर्डिनेट करेगी, उस पर जियो निकालेगी, तभी वो चीज़ मान्य होती है। अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो कोई व्यक्ति है, अगर वो आरक्षित व्यक्ति है तो वो जनरल में भी जनरल कैटेगरी में भी फाइट कर सकता है, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके बाद पुराना फॉर्म कैसे खोले? ईमेल आईडी डिलीट हो चुकी है फ़ोन से। तो अब इसमें अगर आपकी ईमेल आईडी डिलीट हो चुकी है तो ईमेल आईडी को रिकवर करें। रिकवर करने के कई तरीके होते हैं, ओके, और आप इससे मदद भी ले सकते हैं। कई लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं जो कि आपके खोल के दे देंगे। किसी भी कैफ़े में जाओ, वहाँ से अपनी जो आईडी है उसको रिकवर कर लो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ओके। इसके बाद मेरा एम्प्लॉयमेंट नंबर गलत हो गया है, ठीक कैसे होगा? अब अगर एम्प्लॉयमेंट नंबर अभी गलत हो गया है तो वो ठीक जब आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी
उस समय पर वो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पुराने फॉर्म में एडिट कैसे करें? पुराने फॉर्म को एडिट करने के लिए आपको अभी जो नया फॉर्म है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका पुराना फॉर्म है वो आपका एडिट हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड फॉरगेट से भी ओपन नहीं हो रहा, ईमेल सब सही है। देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, आप एक काम करें, फ़ोन नंबर डालें, फ़ोन नंबर से ये चल जाएगा। फ़ोन नंबर ज़्यादा ऑथेंटिक है। कभी कभार जो ईमेल है हो सकता है कि आप गलत डाल रहे हो, तो आप एक काम करना, पहले फ़ोन नंबर डालना, फ़ोन नंबर से ज़्यादा आपको सही होगा। सर मुझे एजुकेशन डिटेल में चेंज करना है तो क्या मुझे दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा या करेक्शन विंडो से हो जाएगा? तो अगर आपको एजुकेशन डिटेल में चेंज करना है तो आपको फॉर्म को दोबारा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको दोबारा फॉर्म भरना यहाँ पर पड़ेगा। इसके बाद प्रिया तिवारी कहती हैं सर मैं प्राइवेट स्कूल में हूँ तो क्या मुझे एनओसी की रिक्वायरमेंट है? नहीं, आपको कोई भी एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनओसी की रिक्वायरमेंट केवल और केवल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको आवश्यकता रहती है। अगला है, सर मेरा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, क्या ये जरूरी है या पुराना ही भर दूँ? देखिए, अगर आपके पास स्थायी निवासी है तो आपको, स्थायी निवास है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भर लीजिए। पुराना भरने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें येस या नो का ऑप्शन आता है, फिर भी वो आगे प्रोसीड करता है। आपके पास स्थायी निवास है तो उससे भी चल जाएगा, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला है, अनुराधा रावत जी कहती हैं सर मैंने अपना फॉर्म जो पहले भरा था उसमें एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अब चेंज हो गई है, नंबर तो सेम है, क्या मुझे दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा? वही चल जाएगा? वही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद, थैंक यू सर, अभी अभी मैंने अपना पासवर्ड रिसेट करके अपना फॉर्म चेक कर पाई वरना मुझसे ओपन नहीं हो पाता, ठीक है। मैंने एक बताई थी कि किस तरह से आप ऑनलाइन प्रोसेस करके आप अपना फॉर्म को दोबारा से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, गुड इवनिंग सर मैंने पॉलिटिकल साइंस से फॉर्म भरा था, अब मैं हिस्ट्री को भी ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे हिस्ट्री के लिए नया फॉर्म भरना पड़ेगा? सर प्लीज़ बताइए क्या ये हो सकता है? बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। आपने उस समय पे पॉलिटिकल साइंस से फॉर्म भरा था तो आपको अगर हिस्ट्री को भी ऐड करना है तो आपको दोनों का फॉर्म भरना पड़ेगा, पुराने वाले को कैंसिल करके दोनों फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। इसके बाद सर दोबारा फॉर्म भरने की नीड नहीं है, फिर भी क्या अपडेट करना हो कुछ तो कैसे? देखिए कुछ भी नीड नहीं है, अगर कुछ भी अपडेट करना है तो फॉर्म को कैंसिल करना पड़ेगा, ओके। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नंबर फील किया है मैंने, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? में नो फील किया है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, स्थायी निवासी हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सर मैंने पुराना फॉर्म नहीं खुल रहा है प्लीज़, क्या मोबाइल नंबर भी डाल दिया उसके बाद भी नहीं खुल रहा है? तो आप एक काम करिए, इसमें एक कैफ़े में जाइए, वहाँ पर आप किसी की मदद लीजिए, क्योंकि अब ऐसे में मैं आपकी सिचुएशन नहीं देख सकता कि उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, और मैंने एक डेमो वीडियो भी बना रखी है, उसको आप चेक कर लीजिए तो उसी से ही क्लियर हो पाएगा। इसके बाद अगला, प्रतिभा जोशी कहती है सर मुझे मार्कशीट चेंज करनी है, एमए की जो पहले थी अभी दूसरी लगानी है, क्या वो हो सकता है? फॉर्म पहले भरा था। मार्कशीट अगर चेंज करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को कैंसिल करिए और दोबारा से फॉर्म भरे भाई, वो आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए तो मेरे सब्जेक्ट सिविक्स होगा प्रवक्ता के फॉर्म में? यस बिल्कुल, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हुआ है तो आप सिविक्स के लिए अप्लाई करेंगे, सिविक्स में सबसे ज़्यादा पोस्ट आई हैं। सर मैथ्स जनरल मैथ्स दोनों में एक साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं? बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं, भर लीजिए। गणेश प्रसाद जी कहते हैं सर पूर्व में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं लगाया था, क्या फिर से भरना पड़ेगा? अगर ईडब्ल्यूएस आपने प्रमाण पत्र नहीं लगाया था उस समय पर और आप लगाना चाहते हो तो फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, और नहीं लगाना चाहते हो तो कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला है, सर पहले फॉर्म भरा था और एनओसी भी ली थी बट अब नहीं मिल रही है, तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने पहले फॉर्म भरा था उसी के आधार पे ही वो करो, दोबारा से एनओसी क्यों ले रहे हो? फॉर्म जो पहले भरा था उसमें एनओसी मिली थी, उसके अकॉर्डिंग ही जाओ, दोबारा से फॉर्म मत लो, फॉर्म मत भरो, मतलब ठीक है। और एक चीज़ और है, जो बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे उनके मेरे को मैसेज आ रहे हैं, बेसिकली ऐसे ही जो अभी एलटी में सेलेक्टेड हुए हैं, दैट टाइम जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो वो अनएम्प्लॉयड थे तो उनको एनओसी की आवश्यकता नहीं थी। अब वो कह रहे हैं कि क्या सर अब दोबारा से हमें फॉर्म भर के एनओसी लेनी पड़ेगी? तो उस समय पे जब आपने फॉर्म भरा था तो आप अनएम्प्लॉयड थे, तो आपको उसी के आधार पर ही आप आगे इस एग्ज़ाम को देंगे, आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दोबारा फॉर्म अगर भरना चाहते हो तो आपको फिर दोबारा से डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। और ये दोस्तों एक थोड़ा सा टिपिकल स्टेप हो सकता है,
क्योंकि हो सकता है कि डिपार्टमेंट आपको इजीली एनओसी ना दे अभी, क्योंकि अभी अभी आप सेलेक्ट हुए हैं। तो उसमें मेरी राय में तो आप ये होगा कि आप एनओसी ना ले, एनओसी की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आपको डिपार्टमेंट एनओसी नहीं देगा और आपको रिज़ाइन ही करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिज़ाइन कर दीजिएगा। इससे बढ़िया है कि आप अपने डिपार्टमेंट को सूचित कर दीजिए पूर्व में ही कि मेरे द्वारा ये फॉर्म भरा गया है और यहाँ ज्वाइन करने से पहले भरा गया था, तो मैं बेरोजगार था। ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट क्या होगा कि आपका ईजिली रिज़ाइन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, रिज़ाइन एक्सेप्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट होता है तो फिर उसके बाद ट्रेजरी से आपका जो लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट है वो जनरेट होता है, यानी कि एलपीसी कटती है। देन उसके बाद फिर आप किसी नए डिपार्टमेंट जब ज्वाइन करते हैं तो फिर वहाँ पर आपकी जो आईडी है वो ऐड हो पाती है और आपकी सैलरी ड्रॉ हो पाती है। तो रिज़ाइन को अगर एक्सेप्ट करवाना है तो उसके लिए फिर आप अपने डिपार्टमेंट को पहले से पूर्व में सूचित कर दीजिए, वो थोड़ा सा बेटर आपके लिए रहेगा। बाकी जिन लोगों को मतलब पहले अनएम्प्लॉयड थे, पहले फॉर्म भर लिया था, तो अभी अगर वो दोबारा से मतलब फॉर्म भरेंगे तो उनको मुझे नहीं लगता कि एनओसी यहाँ पर मिलेगी, रिज़ाइन ही देना पड़ेगा, कार्यमुक्त नहीं होगा, कार्यमुक्ति नहीं मिलेगी मतलब। ठीक है, तो पहले अगर एनओसी मिल गई है तो ठीक है, और पहले जब अनएम्प्लॉयड थे और अभी एम्प्लॉयड हो चुके हो और दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा से सब पचड़ों में मत पड़ो। सिंपली डिपार्टमेंट को बता दो कि भैया इससे पहले हमने फॉर्म पहले ही भर लिया था और आपको एनओसी वैसे भी नहीं मिलने वाली है, आप सिंपली रिज़ाइन दे सकते हो। रिज़ाइन क्या आपका एक्सेप्ट कराना ही मेन आपका टास्क रहना चाहिए। उसके लिए आप पूर्व में ही डिपार्टमेंट को सूचित कर दो, क्योंकि कोई से भी डिपार्टमेंट हो तो वहाँ पर अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने पूर्व की सूचना देते हो तो फिर आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको 3 महीने पूर्व सूचित करना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर आपको 3 महीने की जो सैलरी है वो जमा करनी पड़ती है। तो ऐसे भी कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोग पहले ही सूचित कर दो समय समय पर। इससे आप लोग लीगल तौर पे बच जाते हो और आपका रिज़ाइन भी आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा और आपके जितने भी ड्यूज़ हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगला है, सर इसमें डोमिसाइल नंबर चाहिए क्या? नहीं चाहिए, डोमिसाइल नंबर नहीं चाहिए। सर अगर स्वतंत्रता संग्राम से TFF तो 35% क्वालिफाई होगा? रिप्लाई मी सर, यस बिल्कुल होगा। मैंने आपको बताया था कैसे कैसे वहाँ पर एक बना रखी है लिस्ट, तो उसमें आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद सर मेरा एजुकेशन डिटेल एजुकेशन डालनी, उसमें एमएड है, एमएड का ऐड नहीं है, तो क्या मैं दोबारा डाल सकता हूँ? देखिए मैं मनोज जी, आप एजुकेशन डालनी है, उसमें एमएड को ऐड करके क्या मिलने वाला, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए वैसे भी वो एमएड को डाल के कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। बीएड इसके लिए नेसेसरी है, जितना आवश्यक है उतना ही डालो, बाकी इतनी सारी डिग्रियों को ऐड करके क्या फ़ायदा मिलने वाला। मेन तो आपका रिटन एग्जामिनेशन है, उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। अधिमानी हड़ता में कहीं पर भी एमएड का कोई फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है, तो उसको मत भरो और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्यों ज़बरदस्ती का मोल लेना सर पे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला है, सर मैंने इंग्लिश लेक्चर का फॉर्म 2024 में भरा था, वैलिड रहेगा? बिल्कुल रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर डुप्लीकेट मार्कशीट में डेट चेंज हो गई है, तो फॉर्म में कौन सी डेट BA की एक ही डेट हो गई है, तो प्लीज़ मार्गदर्शन करें। कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए डुप्लीकेट मार्कशीट, डेट ऑफ इशू ऑफ मार्कशीट और डेट ऑफ पासिंग ईयर इज़ डिफरेंट। तो ऐसा होता है कि कभी हमारी जो मार्कशीट जब खो जाए तो हो सकता है जब हम यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं तो जिस दिन वो लोग इशू करते हैं मार्कशीट को, तो वही डेट रहती है, आप उसी को डालिए। उससे आपकी पासिंग ईयर की डेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपका BA MA की अगर एक भी डेट होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपका पासिंग ईयर होगा वो आपका वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। डेट ऑफ इशूइंग मार्कशीट इज़ डिफरेंट, कि उस दिन आपको मार्कशीट इशू हुई, लेकिन आपका जो पासिंग ईयर है वो डिफरेंट रहेगा। सो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद अगला है, हेलो सर मैंने पुराने लेक्चर फॉर्म में एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की डेट एक्सपायर हो गई, अब क्या करना? कुछ नहीं करना है, जो है बस उसी के संग जाओ। पुराना फॉर्म खुल नहीं रहा है, अब ये तो बड़ी दिक्कत है। सर क्या दिव्यांगों को भी वो फॉर्म भर सकते हैं जिनमें सुनने की क्षमता कम होती है?
दिव्यांग में वह भी फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? सर, आई वांट टू चेंज माय एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस, शुड आई कैंसिल माय फॉर्म और वेट फॉर करेक्शन विंडो टू ओपन, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, अगर आप अपनी एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपना फॉर्म को कैंसिल करना पड़ेगा, करेक्शन विंडो में नहीं हो पाएगा। बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं इसके बाद पुराना फॉर्म देखने के लिए, कुछ भी याद नहीं है कैसे देखें पुराना फॉर्म। तो आपको मैंने बताया है, पूरी एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं। लॉगिन में जाइए, वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए, फॉरगेट पासवर्ड में जाइए, उसके बाद आपकी जो मेल है वहाँ पर वो एक कोड भेजेंगे, फिर वहाँ से वो आप क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा से खोल सकते हैं। अदर स्टेट वाले डाल सकते हैं क्या फॉर्म? नहीं डाल सकते हैं। सर, वन क्वेश्चन, सर डोमिसाइल 2012 का है, क्या 2012 का डोमिसाइल वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग वालों को दोबारा भरना है क्या फॉर्म? बिल्कुल भरना है। कैन आई अप्लाई, आई एम इन MBA इन फाइनेंस, नो यू कैन नॉट अप्लाई। इसके बाद सर मैंने ड्राइंग से भरा था, अब फॉर्म दोबारा से भरना होगा। बिल्कुल भरना होगा। कला वालों को दोबारा फॉर्म भरना है। कला वालों का एक एक्सेप्शन केस है, क्योंकि कला वालों का जो फॉर्म है वो कैंसिल हुआ था, उसमें योग्यता भी कैंसिल हुई थी, पद भी समाप्त कर दिए गए थे, क्योंकि शैक्षिक योग्यता में B.Ed को ऐड किया गया। तो कला वालों को तो दोबारा भरना है, चाहे आपने पहले फॉर्म भरा भी था। सर, पहले मैं अनमेरिड थी, अब मैरिड हूँ, दोबारा भरना पड़ेगा? नहीं भरना पड़ेगा। सर, मेरा LT में हो गया है, उस टाइम एम्प्लॉयड थे, तो क्या सर मुझे दोबारा भरना पड़ेगा? नहीं भरना पड़ेगा। सर, मैंने फॉर्म पिछली बार फिल किया था जिसमें एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो लगा था एक्सपायर हो गया, अब रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो नया न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या कोई दिक्कत होगी या वही फॉर्म ठीक है? वही फॉर्म ठीक है, उसी को लेके जाएं जब सिलेक्शन हो जाएगा। सर, मेरा उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट प्राइमरी में सिलेक्शन हो गया है और अब मेरा एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है। मैं फॉर्म फिल करते टाइम एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करके NOC की डेट डाल सकती हूँ? बिल्कुल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन पे आप नो कर दीजिए और NOC की आप अप्लाइंग डेट डाल दीजिए। आपने अप्लाई कर दिया होगा डिपार्टमेंट में, तो उसकी जो आपने अप्लाइंग डेट है उसको डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी नमस्कार, कन्फ्यूजन है कि सब्जेक्ट के दोनों पेपर एक दिन होंगे, अलग अलग दिन होंगे? एक ही दिन होंगे, मोस्ट प्रोबेबली तो यही चांसेस हैं। अब 1-8% का चांसेस है कि ना हो, लेकिन होंगे एक ही दिन, इसकी आप गारंटी या उम्मीद रख सकते हैं, है ना? तो ये आप मान के चले कि एक ही दिन होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट दोनों ब्रांच से फॉर्म कैसे भरेंगी? प्लीज़ रिप्लाई। दोनों ब्रांचेस से आप भर सकते हैं, एक ही उसमें ऑप्शन रहता है आपके पास। आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चलेगा, एक बार ट्राई तो करा करो, तब जाके पता लगेगा। सर जी, मैंने पहले फॉर्म भरा था, उसमें मेरे BEd के नंबर गलत हो गए, तब दोबारा से फॉर्म भरना होगा या करेक्शन डेट में चेंज हो जाएगा? देखो भैया, रिजेक्ट करो अपने फॉर्म को और फिर उसके बाद ही आपका फॉर्म भर पाएगा। सर, मेरा सिर्फ इंटर टेक्निकल आर्ट्स है और B.Ed है, क्या मैं आर्ट के लिए एलिजिबल हूँ? प्लीज़ बताइए। देखिए, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है ना? तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, उसके बाद ही हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद सोशियोलॉजी में वुमेन वैकेंसी नहीं है, जबकि मेल में 32 पद हैं, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? सोशियोलॉजी में वुमेन वैकेंसी नहीं है। देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो ओपन कैटेगरी के पद होते हैं वो सबके लिए होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। रिज़र्व कैटेगरी का मतलब तो सिंपल सा है कि वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए रिज़र्व है। ओपन कैटेगरी का अर्थ ये नहीं होता कि वो मेल के लिए है। ओपन कैटेगरी का अर्थ ये होता है कि वो सभी के लिए है, उसमें मेल भी आ सकते हैं, उसमें फीमेल भी आ सकती हैं, उसमें SC ST OBC सभी लोग आ सकते हैं। तो आप भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में B.Ed नहीं मिल रहा। अब ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में B.Ed नहीं मिल रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। राशि सर, मुझे अपने ID पासवर्ड याद नहीं है और कहीं मिल भी नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, फॉरगेट पासवर्ड करके निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना फॉर्म नहीं खुल रहा है, ज़्यादातर लोगों का यही दिक्कत है कि पुराना फॉर्म नहीं खुल रहा है। तो वो आप एक काम करें, कैफ़े में जाके मदद लें किसी से, तो हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो काफ़ी लोगों ने इनमें से फॉर्म भर गए होंगे, 11-11 दिन पुराने कमेंट है, बीच में मैं जवाब नहीं दे पाया। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पर आपके कमेंट हैं, बहुत सारे लोगों के लगातार यहाँ पर कमेंट है। आई होप कि दोस्तों आज के जो कमेंट्स के मैंने आंसर दिए, आपके सभी के जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल गए होंगे और आपको जितने भी कन्फ्यूज़न है वो आपके दूर हो गए होंगे। और अब कोशिश ये करेंगे कि अब आप अपना फॉर्म भर लीजिए और जो भी अगर डाउट आता है तो आप मदद ले लीजिए, कैफ़े में जाके आराम से मदद ले सकते हैं। फ़िलहाल हमने जितनी हो सके पॉसिबल हमने उतना आपको बता दिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।